सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी से राजनीतिक पारी की शुरुआत की सेवानिवृत्त IPS राजीव रंजन ने कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के साथ की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। रांची में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वर्तमान व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। बीजेपी से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, राजीव रंजन। रांची कैंसर हॉस्पिटल का परिभ्रमण किया पूर्व CM रघुवर दास ने। 200 करोड़ रुपए की लागत से 7.5 एकड़ में बना है यह अस्पताल। वर्ष 2019 में रखी थी अस्पताल की आधारशिला। हॉस्पिटल के निर्माण में रतन टाटा की रही है अहम भूमिका। नेशनल हॉकर फेडरेशन ने किया स्ट्रीट वेंडर कार्यशाला का आयोजन। मानगो नगरपालिका के खिलाफ किया गया विरोध प्रकट। फेडरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हुई कार्यशाला में शामिल। उजाड़ीकरण की प्रक्रिया बंद कर अविलंब वेंडिंग जोन में बसाने की हुई मांग। आइए बात करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद बीजेपी से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले IPS अधिकारी राजीव रंजन की। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सेवानिवृत्त IPS एवं बिरसा युवा मंच के संस्थापक अध्यक्ष राजीव रंजन शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ साथ झारखंड के कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, बिजनेसमैन, समाज सेवी, महिलाएं एवं युवाओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली। राजीव रंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव रंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारी, सैकड़ों समर्थक एवं तमाम मीडिया बंधुओं के समक्ष राजीव रंजन ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत एवं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के आह्वान के साथ संकल्पित होकर झारखंड के विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सोने की चिड़िया वाला झारखंड एक भ्रष्ट राज्य के रूप में जाना जाता है। भय और भ्रष्टाचार से मुक्त राज्य हर इंसान चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूप में शामिल होने के बाद खुशी व्यक्त करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि उनकी विचारधारा एवं सिद्धांत बीजेपी से मिलते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि ये राष्ट्र पार्टी भविष्य में उत्कृष्ट कार्य करने का एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। कॉर्पोरेट सर्विस से काजल सहाय, पूर्व रांची कांग्रेस उपाध्यक्ष RK सिंह, अधिवक्ता शालेश कुमार, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विनोद सिंह, घनश्याम गोस्वामी, रमाकांत सिंह, दुर्गा ठाकुर, समाज सेवी बलविंदर सिंह कलसी, जगतार सिंह नागी, गुरप्रीत सिंह, बिरसा युवा मंच के संस्थापक एवं सचिव दीपक कुमार, अशोक सिंह मुंडा, मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व अध्यक्ष अमित खंडलवाल, संतोषी साहू, अनिल सिंह, मिथिलेश सिंह, अशोक कुमार साहा, शंकर चौधरी, मुन्ना सिंह एवं अन्य लोगों ने भी राजीव रंजन सिंह के साथ भाजपा का दामन थामा। एक्चुअली लगभग 1 वर्षों से काम करने के बाद मैंने बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया कि हम लोगों का जो माइंडसेट है और जो मतलब गोल और मोटो है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता है। और उसी के बाद मैंने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैं योगदान दूं। आज मेरा योगदान की तिथि प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्धारित की गई है, जिले के अध्यक्ष के रिक्वेस्ट पर। और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्साहित हूं और पूरे टीम के साथ मिलकर के आने वाले दिनों में बेहतर झारखंड के लिए, विकसित झारखंड के लिए मेरा काम करने का सपना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने इस झारखंड को स्वर्णिम झारखंड बनाने में अग्रणी भूमिका निभाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी निभाने को तैयार है। आपको पता है कि आगामी लोकसभा आ रहा है। लोकसभा में जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, जहां भी बोलेगी, मैं कई जिलों में SP रहा हूं, झारखंड के कई जिलों में मेरा पोस्टिंग रहा है और मैं पूरे अपने सर्विस के दौरान ही कोशिश किया हूं कि पब्लिक फ्रेंडली ऑफिसर के रूप में रहूं। तो पार्टी जो भी हमें जो योग्य समझेगी उसके रूप हम काम करने के लिए तैयार हैं। आगे पार्टी
जो निर्णय लेगी मेरे लिए सर्वमान्य। आइए बात करते हैं रांची कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र का पूर्व सीएम द्वारा परिभ्रमण की। पूर्व मुख्यमंत्री सर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज रांची कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र का परिभ्रमण किया। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास तीर्थ अभियान के तहत कैंसर हॉस्पिटल के परिभ्रमण हेतु श्री दास पहुंचे थे। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल मदन मोहन पांडे ने अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। परिभ्रमण के दौरान श्री दास ने पूरे हॉस्पिटल का मुआयना किया और संतुष्ट नजर आए। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर पांडे ने बताया कि यहां अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहां जांच व इलाज की दरें भी काफी कम है। पहले फेज में 200 करोड़ रुपए की लागत से 7.5 एकड़ में बने इस अस्पताल में रेडियोलॉजी, कीमोथेरेपी और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अगले फेज में ब्लड कैंसर और बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए बिल्डिंग का निर्माण होगा। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए 1 एकड़ में प्रेमाश्रय बनेगा। CCL से CSR के तहत इसका निर्माण होगा। गंभीर मामले में मुंबई स्थित TMH में चिकित्सकों के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलाज में सहयोग लिया जा रहा है। यहाँ 3rd और 4th ग्रेड में पूरी तरह स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई है। इस अवसर पर श्री दास ने कहा कि रांची में कैंसर हॉस्पिटल उनका सपना प्रोजेक्ट रहा है। इसी को देखते हुए मोमेंटम झारखंड के दौरान उन्होंने श्री रतन टाटा को इसके निर्माण का आग्रह किया था। 2019 में भूमि पूजन में वे भी आए थे। आज अपना सपना पूरा हुआ देख काफी अच्छा लग रहा है। अब झारखंड ही नहीं, आसपास के राज्यों के लोगों को भी कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। भ्रमण के बाद उन्होंने राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से बात कर इसे यथाशीघ्र मुख्यमंत्री असाध्य बीमारी योजना में शामिल करने का आग्रह किया। आइए बात करते हैं नेशनल हॉकर फेडरेशन द्वारा स्ट्रीट वेंडर कार्यशाला के आयोजन की। जमशेदपुर में शनिवार को नेशनल हॉकर फेडरेशन द्वारा स्ट्रीट वेंडर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मानगो नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेशनल हॉकर फेडरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अनीता दास उपस्थित हुई। उन्होंने उजाड़ीकरण की प्रक्रिया को कानून के खिलाफ बताया और अविलंब वेंडिंग जोन में बसाने की मांग की। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची नेशनल हॉकर फेडरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अनीता दास ने रांची के वेंडिंग जोन के संघर्ष एवं आंदोलन को साझा किया। वहीं फेडरेशन की सदस्य उत्तम चक्रवर्ती ने बताया कि आज पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता 2014 के कानून का प्रशिक्षण दिया गया। अलग अलग शहरों में बने वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग मार्केट को प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखलाया गया। उन्होंने बताया कि 2 मई 2023 को नगर निगम के टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में 6 सदस्यीय टीम वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिए बनाई गई है, पर अभी तक एक भी वेंडिंग जोन चिन्हित नहीं किया गया। जबकि मानगो डिमना एसोसिएशन एनक्लेव के बगल में प्लॉट नंबर 56 डिमना MGM पानी टंकी के पास एवं NH33 वसुंधरा स्टेट के समीप सरकारी जमीन है। मानगो वर्कर्स कॉलेज के बगल में PHED की जमीन है। इन्होंने कहा कि जमीन को चिन्हित कर अविलंब वेंडिंग जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, नहीं तो सारे फुटपाथ दुकानदार एक साथ अपना अधिकार लेने के लिए आंदोलनरत रहेंगे। अपना विरोध जताने एवं हक लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। से हमारी जो टीम है रांची में काम कर रहे, पूरा झारखंड में काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं आज मानगो में जो फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ीकरण के विषय में यहाँ पे हम लोग मीटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से 2014 में फुटपाथ दुकानदारों की कानून बना हुआ है और उन कानून के तहत पे झारखंड सरकार 2017 में एक स्कीम बनाया है कि फुटपाथ दुकानदारों की उजाड़ीकरण ना किया जाए और जहां पे फुटपाथ दुकानदारों के अगर हटाया भी जाए तो सरकार उनको व्यवस्था देने के बाद ही उनको हटाया जाए। इसके बीच में फुटपाथ दुकानदारों को आई कार्ड भेंडा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जाए और फुटपाथ दुकानदारों को बसाने का काम करे। इनके लिए एक सक्रिय कमेटी है जो टाउन वेंडिंग कमेटी, इनकी मीटिंग हमेशा बुलाई जाए और फुटपाथ दुकानदारों की जो भी परेशानी है उस मीटिंग के द्वारा इसको पारित किया जाए। लेकिन इस
कमेटी को मान्यता नहीं देके फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण करते हैं। आज उसी उजारीकरण के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फुटपाथ दुकानदारों को बचाया जाए और हम लोग चेष्टा करेंगे, अधिकारियों को वार्ता पहुंचाएंगे कि फुटपाथ दुकानदारों को बचाना है। हमारे देश में फुटपाथ दुकानदार एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार है तो अर्थव्यवस्था मजबूत है। 8,000 करोड़ रुपया टर्नओवर है प्रत्येक दिन, जो रिलायंस कंपनी का नहीं है। जो फुटपाथ दुकानदारों की वजह से कोरोना काल में दिखा दिया था कि फुटपाथ दुकानदारी का ही जो अर्थव्यवस्था मजबूत किया है, इसको देखते ही पीएम स्वनिधि 10,000 का लोन प्रधानमंत्री जी उन लोगों को उपलब्ध कराया था। आज वही फुटपाथ दुकानदारों को खदेड़ के फेंक दिया जाता है। अगर फुटपाथ दुकानदार नहीं रहेगा तो छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा। किसान की सब्जी कौन खरीदेगा? किसान की सब्जी लेके, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार बड़े कॉल कारखानाओं से सामान नहीं लेते, पीटर इंग्लैंड की सामान नहीं बेचते हैं। वो छोटा छोटा जो हमारे घरों में बेचते हैं, उद्योगकारी है, उन्हीं का सामान बेचते हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो एक फुटपाथ दुकानदार छोटा व्यवसायी को और छोटा कल कारखाना के ही मजदूर को भी जीवित रखते हैं। तो फुटपाथ दुकानदार वो हमारे हिस्सा है, क्योंकि जिनकी रोजगार बहुत कम है वो फुटपाथ दुकानदारों से सामान खरीदते हैं। आज 5 रुपया में, 10 रुपया में, 8 रुपया में लिट्टी चोखा मिल जाता है। एक गरीब दिन भर का सुबह का नाश्ता हो जाते हैं। आज सब्जी वाले लोग है बोल के सस्ता में मुझे सामान मिल जाते हैं, लेकिन यही सब्जी वाला नहीं रहेगा तो बड़े कंपनी वाला जो नींबू का दाम है 5 रुपया, वो नींबू 15 रुपया में बेचेगा, धनिया पत्ता 15 रुपया में बेचेगा, बिजनेस करेगा हम लोगों के साथ। लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, इनको नहीं देख के इनको हटाने का काम करते हैं। जो कार्यशाला है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है 2014 का कानून का पथ विक्रेता को, दूसरा एक धरना प्रदर्शन भी है और रांची से नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी एवं रांची फुटपाथ दुकानदार की सचिव वो भी इस आंदोलन में आए। आज हम लोग आंदोलन की एक नींव रख रहे हैं कि फुटपाथ दुकानदारों को सुनने वाला कोई नहीं है। नगर निगम में भी वहाँ कमेटी बनी कि चयनित होगा वेंडिंग जोन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 2.5 महीना हो गया दुकान तोड़े हुए। तो हम लोगों का हक है कानून के अनुसार जो वेंडिंग जोन मिलना चाहिए, उसकी आज रणनीति तैयार होगी। आज हम लोग हर वेंडिंग जोन के अलग अलग शहरों में जिस तरह से मिला है वो भी लोगों को दिखाएंगे, जागरूक करते हुए सभी फुटपाथ दुकानदार एक होकर अपने सम्मान के लिए, अपना हक लेने के लिए आंदोलनरत रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर से, हर तरीके से हम आंदोलन करेंगे। फुटपाथ दुकानदार को मजबूर समझकर इस तरह तानाशाही की जा रही है, उनका कानून का अवहेलना किया जा रहा है, लेकिन सभी फुटपाथ दुकानदार एक होकर अब लड़ने को तैयार हैं और अपना हक लेकर रहेंगे, वेंडिंग जोन लेकर रहेंगे। खाना पूर्ति नहीं चलेगी। श्रमिक जो समाज के लोगों के भी है कि दुकानें दी गई है इनको, नगर निगम में ये सवाल जरूर किया जाए कि किनको जगह दी गई है और किस जगह कितने लोगों को जगह दी गई है। ये कुछ भी नहीं है, ये झूठा तंत्र फैलाया हुआ, दुकानदारों को इस तरह प्रताड़ित करना। ये 2021 में केंद्र सरकार का जो आवास मंत्री है उनका भी नोटिफिकेशन आया कि जिसको पीएम स्वनिधि लोन प्राप्त है उनको किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, उनको वेंडिंग जोन में बताने के बाद ही उनको हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग आंदोलन की एक रणनीति बनाएंगे, अपने आवाज को, अपने हक को लेने के लिए हर स्तर तक जाने को हम लोग तैयार हैं, क्योंकि कमजोर समझ के इसके कानून को कुचला नहीं जा सकता है। कानून संविधान सभी के लिए बराबर है और हम कानूनी तरीके से ही अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं जेएनएसी द्वारा गुटखा बिक्री के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान की। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के आदेश पर विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा प्रतिबंधित गुटखा बिक्री रोकने हेतु शहर भर की दुकानों में छापेमारी का अभियान चलाया गया। विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के इलाके में यह अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। बता दें कि राज्य में गुटखे और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, बावजूद इसके छुप छुपाकर गुटखे की बिक्री की जा रही है। शनिवार को विभाग की टीम ने कदमा और सांची इलाके में यह छापामारी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में गुटखा को जब्त किया और साथ ही संबंधित दुकानदारों से फाइन भी वसूला गया। विशेष पदाधिकारी द्वारा आगे गुटखा बिक्री नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। माल का जो कीमत है ये बताना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम लोग कदमा में छापामारी करके अभी साक्षी में आए हैं, साक्षी में मार रहे हैं छापा भी, और जगहों पे जाएंगे। खासकर स्कूल के आसपास के क्षेत्र, स्कूल के आसपास का ही क्षेत्र है, जैसे आंध्रा स्कूल के पास गए थे, डीबीएमएस के पास गए थे, है ना, और जुस्को स्कूल के पास गए थे। अभी साक्षी में यहाँ पर हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ नजदीक में टैगोर है,
सब जगह चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। कुछ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है तो फाइन ले रहे हैं। फाइन कर रहे हैं? हाँ फाइन कर रहे हैं और नहीं मिलने से छोड़ दे रहे हैं उसको। ये क्या अभियान लगातार? लेकिन ऐसा एक आध दुकान ही मिल रहा जिसमें नहीं है। ठीक है, ये अभियान लगातार चलेगा? ये भी लगातार चलेगा। किसके आदेश पर? विशेष पदाधिकारी जयनेसी के आदेश पर। आइए बात करते हैं बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे निःशुल्क कांवड़ यात्रा की। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के पावन माह में बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 16 जुलाई दिन रविवार को यात्रा मानगो से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकास सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ द्वारा निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष केवल मानगो के ही श्रद्धालु जाया करते थे, लेकिन इस वर्ष सोनारी और कदमा के भी कांवरिया निःशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल रहेंगे। सोनारी और कदमा के रहने वाले कांवरिया लगातार कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए संपर्क करते थे, लेकिन तैयारी कम रहने के कारण सोनारी कदमा के लोग वंचित रह जाते थे। 18 वर्ष से कम आयु एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। कोच बस एवं छोटी गाड़ी के माध्यम से कांवरिया सुल्तानगंज जाएंगे। सेवक बम जिसकी संख्या लगभग 150 के करीब रहेगी, वो ट्रेन से सुल्तानगंज जाएंगे। विश्राम करने वाले सारे स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास सिंह ने बताया कि किसी प्रकार का शुल्क किसी भी कांवरियों से नहीं लिया जाएगा। यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, जिसमें शामिल कांवरियों को बस, धर्मशाला, भोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बीमार पड़ने पर इलाज की उचित व्यवस्था संघ द्वारा निःशुल्क रहेगी। सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रत्येक वर्ष बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी 16 तारीख को 16 जुलाई दिन रविवार को हम लोग 1000 कांवरियों के साथ निःशुल्क सुल्तानगंज प्रस्थान करेंगे। इस बार सोनारी और कदमा के लोग भी हमारे साथ जाएंगे। सोनारी कदमा के लोग काफ़ी समय से हमसे संपर्क में रहते हैं कि हमें जाना है, लेकिन व्यवस्था खड़ी नहीं हो पाती थी, अभाव रहता था धर्मशाला का, पैसे का, इसीलिए वो वांछित रह जाते थे। इस बार संघ ने तैयारी 3 महीना पहले से की है। मैं 10 दिन पहले सुल्तानगंज गया था, वहाँ से बाबा धाम गया था। रास्ते में पड़ने वाले सारे धर्मशाला को मैंने पहले बुक कर लिया है। 2 धर्मशाला एक स्थान में बुक किया गया है, जिससे लोगों का सुविधा ना हो। इसलिए हम लोग सोनारी, कदमा और मानगो के लोगों को कुल मिलाकर 1000 की संख्या में इस बार लोग सुल्तानगंज जाएंगे। और हमारे यहाँ 15 बस बुक किए हैं, जिसमें 750 लोग रहेंगे। छोटी गाड़ी और 150 जो कामगार रहेंगे, जो सेवक बम रहेंगे, जो सेवा करेंगे, जो गाने बजाने वाले, खाना बनाने वाले, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, जो मॉनिटरिंग करने वाले पायलट रहेंगे, वो टाटा पटना ट्रेन से जाएंगे और बाकी छोटी गाड़ी से जाएंगे। और 15 बस हम लोगों ने अभी तक आरक्षित कर लिया है, जरूरत पड़ने में और भी बस आरक्षित की जाएगी। 16 जुलाई को हम लोग मानगो से उपयुक्त स्थान, जहाँ बड़ा जगह रहे, लोग एकत्रित हो सके, हमारे अतिथिगण, नेतागण आशीर्वाद देने के लिए आप ऐसा जगह में चयन करके आपको अगले प्रेस वार्ता में बताएंगे। हम लोग निकलेंगे। 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। सोमवार को जाएंगे जमशेदपुर, हम लोग रविवार को जाएंगे और जमशेदपुर हम लोग शनिवार के दिन रात को वापस लौटेंगे। हमने तय किया है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो, वैसे लोग को ही हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि बुजुर्गों को जाने में बड़ा तकलीफ होता है। पिछले बार हम लोगों ने 2 बुजुर्गों को इलाज कराने के लिए बीच रास्ते से देवघर सदर अस्पताल ले जाके भर्ती करवाए थे। इसीलिए हम लोग का प्रयास है कि हम लोग 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे लोगों को लेकर कांवड़ यात्रा में जाएं। हमारी तरफ से सभी लोगों को ड्रेस, टोपी, सारा सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार 2 डॉक्टर के साथ नर्सेस भी जाएगी, जो महिला कांवरिया का सेवा सत्कार और स्वास्थ्य का देखभाल करेगी। आइए बात करते हैं परसुडी पुलिस द्वारा गोवंशीय पशुओं को कसाईयों के कब्जे से मुक्त कराए जाने की। परसुडी थाना अंतर्गत मकदमपुर में शनिवार दोपहर पुलिस ने 7 गोवंशीय पशु को कसाईयों के कब्जे से मुक्त कराया। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही सभी नदारद हो गए, किसी ने मवेशियों पर दावा नहीं किया। बाद में पुलिस ने सभी पशुओं को कलियारी गौशाला में सुरक्षित भिजवा दिया। जानकारी देते हुए परसुडी थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि परसुडी के मकदमपुर इलाके में कुछ गौवंशीय पशुओं को रखा गया है, जिन्हें बाहर से लाया गया है और उन्हें बधशाला भेजा जाना है। सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और सभी पशुओं को अपने कब्जे में कर लिया। सभी पशु लावारिस हालत में पाए गए थे, क्योंकि किसी ने पशुओं पर दावा नहीं किया। सभी पशुओं को बागबेड़ा के कलियाडी गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि संभवतः पशुओं को कसाईयों द्वारा वध करने के उद्देश्य से रखा गया था। आसपास के लोगों ने भी किसी तरह की इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में है जिसने उन पशुओं को वहां बांध रखा था। अज्ञात चोरों के द्वारा छुपा करके रखा गया है, जिसके सत्यापन में पहुंचने पर पाया गया कि कुछ गायें लावारिस हालत में बंधी हुई थी, इसका कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। उनमें से 7 गायों को एवं बछड़ों को बरामद कर गौशाला में सौंप रहा हूँ। देखने से प्रतीत होता है कि गलत नियत से गाय के बच्चे एवं बछड़े को लाया गया था। मकदमपुर बस्ती से पकड़ाया है। आइए बात करते हैं वीनस कंपनी द्वारा सुरक्षा को लेकर आयोजित किए गए सेमिनार की। जमशेदपुर शहर को मजदूरों का शहर जाना जाता है, जहां कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं। इस दौरान कई मजदूरों की मौत काम करने के दौरान हो जाती है। कई बार मजदूर घायल और यहां तक कि अपंग हो जाते हैं। इसका कारण सेफ्टी का नहीं होना बताया जाता है। बताते चले कि शनिवार को मजदूरों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से वीनस कंपनी द्वारा सेफ्टी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के निजी होटल में कोल्हान के तमाम कंपनियों के पदाधिकारी व कामगारों के साथ मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात की चर्चा की गई कि कैसे कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसे बेहतर से बेहतर किया जाए। कंपनियों में काम के दौरान उन्हें जो बीमारियां होती है उससे उन्हें कैसे दूर रखा जाए। कंपनियों में काम के दौरान उन्हें जो बीमारियां होती है उससे उन्हें कैसे दूर रखा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसको लेकर वीनस कंपनी द्वारा सभी कंपनियों के प्रबंधक और मजदूरों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। वीनस कंपनी के पदाधिकारी अर्पण जानी ने बताया कि इस सेमिनार का उद्देश्य सुरक्षा के प्रति मजदूरों को जागरूक करना तथा उनके अनुसार उपकरणों को तैयार करना है। इस सेमिनार में मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस प्रोग्राम में वीनस कंपनी की तरफ से इनके जो प्रोडक्ट है, सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताया गया और काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में। और जैसा कि सबको मालूम है, जो भी सेफ्टी के प्रोडक्ट होते हैं कहीं ना कहीं एक हमारे IS का जो कोड है उसके कंफर्मेशन के लिए होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये रहता है कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, हमारे इंडिया का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए और वो हमारा यूजर फ्रेंडली हो। सो आज के प्रोग्राम में इन्होंने कुछ भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया कि जो डस्ट मास्क होता है वो कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है, खास करके इंडस्ट्रीज़ में उसका काफ़ी उपयोग होता है, जिसमें डस्टी इन्वायरमेंट में लोग काम करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कितना उपयोगी है। और इसमें भी इसके कितने टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग इसके यूजेज हैं और उसके हिसाब से उस कंडीशन के लिए ये सूटेबल है और तभी उसका हम फायदा ले सकेंगे। क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं है कि कौन सा किस सिचुएशन के लिए सूटेबल है, तो वो हमें इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से बताया है और बेशक जितने भी यहाँ हमारे इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों ने इस ज्ञान को अर्जित किया है और ये रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप ऐसे प्रोग्राम को सॉफ्ट फ्लोर में यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाके जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप इस चीज़ को रखें, बतावें, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से भी इससे काफ़ी हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है और इनके प्रोडक्ट्स भी इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली जो वीनस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी एक अपना स्थान रखता है। कोविड के टाइम में भी इस कंपनी ने काफ़ी कुछ अपना जो N95 मास्क था तो मार्केट भी इन्होंने लेकर के आया और बहुत ही एक सहयोग किया उस टाइम में सोसाइटी में। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल, बहुत मतलब उपयोगी है और लोगों तक ये जाना चाहिए। कार्यक्रम से ये फायदा हो रहा है कि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। यूज़र चाहता है कि मास्क बराबर पहने, यूज़र चाहता है अलग अलग सेफ्टी आइटम्स पहने, पर जब तक उसको अवेयरनेस नहीं है तब तक वो नहीं पहने।
ऐसे इवेंट्स में यही होता है सर, हम सिर्फ अवेयरनेस देते हैं, हम लोगों को जानकारी देते हैं कि ऐसे कुछ कानून है, ऐसे कुछ लॉज है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स है जिनका उपयोग करके अपने वर्कर्स को अच्छी सेफ्टी दे सकें। हम लोग ये कार्यक्रम जगह जगह ऑल इंडिया करते हैं। पिछले साल हमने रिकॉर्ड 36 सेमिनार्स किए थे ऑल इंडिया। ये टाइम हमारा टारगेट है, हम 50 सेमिनार्स करेंगे। हम अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में जाते हैं, सभी कंपनी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं और उनको ये यूजर स्टैंडर्ड्स के बारे में बताते हैं। IS 9623 जो है ये गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, हम उनके स्टैंडर्ड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस सिखा रहे हैं और साथ ही में हमारे कुछ जो यूनिक प्रोडक्ट्स है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसको शोकेस कर रहे हैं। सर केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग ऐसा रहता है कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाया, वही सबसे बड़ा सहयोग है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते हम किसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार का बहुत अच्छा काम हुआ है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड्स के बारे में जितना काम हमने तेज़ी से देखा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, 5 साल से, ऐसी तेज़ी हमने देखी नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम मेरे हिसाब से यही है कि वो स्टैंडर्ड जैसे और लाए और हम उसके बारे में बात करेंगे और लोगों तक उनका मैसेज पहुँचाएंगे। देखिए, हम लोग जो है कोरोना में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हम लोग एक भारत में लीडिंग मैन्युफैक्चरर से मास्क बनाने वाले हैं और ये कार्यक्रम का हमारा एक उद्देश्य ये था कि न केवल मास्क बनाना बल्कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक जागरूकता भी फैलाएं सेफ्टी के प्रति, और उसी के चलते हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जमशेदपुर में, और जिसमें हमने जितने भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे भी प्रदूषण होता है या सेफ्टी की ज़रूरत है वहाँ पे सभी जगह वीनस के प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए आज ये हमने कार्यक्रम आयोजन किया है। और इसमें हमारे जो भी प्रोडक्ट रेंज है, पूरी रेंज भी हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध कराई है, प्रदर्शनी लगाई है पूरी रेंज की, ताकि लोग सारे प्रोडक्ट्स देख सकें और उसका फ़ायदा ले सकें, उनके वहाँ किस तरह से प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकते हैं और अच्छे से अच्छे सेफ्टी के उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है इंडस्ट्री में। उसके लिए आज कार्यक्रम हमने आयोजित किया और ये कार्यक्रम में हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। करीब 100 से ज़्यादा कर्मचारी अलग अलग सेफ्टी डिपार्टमेंट से, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कार्यक्रम के लिए आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है इसका फ़ायदा निश्चित रूप से जमशेदपुर के सभी इंडस्ट्रीज को मिलेगा और फ्यूचर में भी हम लोग भविष्य में इसी तरह के और भी कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।